नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचर्स हेल्पलाइन में। और आज हम बात करेंगे कि जो हमारा निष्ठा प्रशिक्षण चल रहा है उसी पर आधारित एक ऑनलाइन परीक्षा संपन्न हुई है जो कि वाराणसी ज़िले में संपन्न हुई है। उसी के बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आए, हमारी तैयारी कितनी है और हम किस प्रकार उस परीक्षा के लिए खुद को तैयार रखेंगे। इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और हाँ, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको इसी तरह की उपयोगी वीडियो यहाँ पर मिलती रहेंगी। और बहुत जल्द हम एक नए विषय पर एक और वीडियो लेकर आएंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे समय पर आपको मेरे चैनल पर आई हुई वीडियो मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हम सभी को पता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, निष्ठा की फुल फॉर्म क्या है? तो निष्ठा की फुल फॉर्म हम सभी लोगों को याद होनी चाहिए। निष्ठा की फुल फॉर्म, इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि हमारे देश में अब तक कुल कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां बनी हैं? तो हमारे देश में अब तक 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां बनी हैं। पहली बनी थी 1968 में, दूसरी बनी थी 1986 में और जो तीसरी और सबसे लास्ट बनी थी वो बनी है 2020 में। तो हमारे देश में अब तक कुल 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां बनी हैं और इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संरचना क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संरचना, इसका चौथा ऑप्शन सही है, 5+3+3+4। यानी 5 साल आंगनवाड़ी से लेके प्राइमरी की फर्स्ट एंड सेकंड क्लास तक, फिर उसके बाद जो 3 है उसमें, वो 3 का मतलब है 3, 4, 5, उसका बाद फिर से 3 है, वो है 6, 7, 8 एंड +4 है, उसमें 9, 10, 11 एंड 12 आता है। तो हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय 2020 का जो शिक्षा नीति है उसकी संरचना है 5+3+3+4। यानी इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये हम सबको पता है, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। तो इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पॉस्को की फुल फॉर्म क्या है? तो पॉस्को की फुल फॉर्म हमने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है और हम सब लोग जानते हैं। पॉस्को की फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो पॉस्को की फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, तनाव को दूर किया जा सकता है? तो इसका पहला ऑप्शन है संगीत सुनकर, दूसरा ऑप्शन है योग व व्यायाम से, तीसरा ऑप्शन है अदर्स और चौथा ऑप्शन इसमें शायद शो नहीं कर रहा, वो है ऊपर के दोनों। तो इसमें हम अपने तनाव को दूर कर सकते हैं, संगीत सुनकर भी दूर कर सकते हैं और योग और व्यायाम से भी हम अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। इसलिए इसके ऊपर के दोनों ऑप्शन सही हैं। तो इसके लिए हमें दोनों ऑप्शनों पर टिक करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, क्या बच्चों को डांटना हिंसा है? सत्य, असत्य और अदर। तो जी हाँ, बिल्कुल, भारत के संविधान के अनुसार बच्चों को डांटना हिंसा है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, सत्य। अगला प्रश्न है, जेंडर एक सामाजिक वर्गीकरण है जबकि सेक्स एक जैविक वर्गीकरण है। तो यह कथन सत्य है। जी हाँ, जेंडर एक सामाजिक वर्गीकरण है तथा सेक्स एक जैविक वर्गीकरण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
कक्षा 1 व 2 में पर्यावरण अध्ययन किस विषय के साथ या किन विषयों के साथ पढ़ाया जाता है? तो अलग से विषय के रूप में कक्षा 1-2 में पर्यावरण अध्ययन नहीं पढ़ाया जाता। तो भाषा और गणित के साथ कक्षा 1 व 2 में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, भाषा व गणित के साथ पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, जल संसाधनों में पीने योग्य और न पीने योग्य दोनों जल होते हैं? तो जी हाँ, पीने योग्य जल संसाधनों में न पीने योग्य और पीने योग्य दोनों प्रकार के जल होते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को के रूप में जाना जाता है, यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के रूप में जाना जाता है। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मूल्य आधारित शिक्षा की ओर न ले जाना क्या कहलाता है? तो मूल्य आधारित शिक्षा की ओर न ले जाना निष्क्रिय अधिगम कहलाता है। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। और मूल्य आधारित शिक्षा की ओर ले जाना सक्रिय अधिगम कहलाता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है कि मूल्य आधारित शिक्षा की ओर न ले जाना एक निष्क्रिय अधिगम कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे वयस्कों के साथ परस्पर संवाद से सीखते हैं? जी हाँ, बच्चे वयस्कों के साथ परस्पर संवाद करने से सीखते हैं। यह कथन सत्य है, तो हम सत्य पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चा कौन है? पहला ऑप्शन है 18 वर्ष से कम आयु का, दूसरा 6 वर्ष से कम आयु का, तीसरा 12 वर्ष से कम आयु का, चौथा 16 वर्ष से कम आयु का। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, 18 वर्ष से कम आयु का बालक बच्चा है। तो पहला ऑप्शन टिक करेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के अंतर्गत वर्ग के बच्चे शामिल हैं, यानी निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम में किस उम्र के बच्चे शामिल हैं? तो प्रत्येक शिक्षक को इसका आंसर पता होना चाहिए। बहुत सरल प्रश्न है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। इसका चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण में कुल कितने प्रश्न होंगे? तो हम सभी को पता है कि जो प्राइमरी वर्ग में आरंभिक परीक्षण में कुल प्रश्न होंगे 15 और उच्च प्राथमिक स्तर में आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में कुल प्रश्न होंगे 25। मैंने आकलन प्रपत्र पर एक संपूर्ण वीडियो डाली है, आप वो वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ से आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि किस स्तर पर कितने प्रश्न होने चाहिए। यानी इसका तीसरा ऑप्शन सही है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षा प्रपत्र में 25 प्रश्न होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शैक्षिक भ्रमण एक तकनीक है? जी हाँ, शैक्षिक भ्रमण एक तकनीक है। यह एक शिक्षा की एक नई तकनीक है और इसका उत्तर सत्य है, यानी इसका पहला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ELPS में ई का क्या आशय है? हम सभी ने पढ़ा है यह। E फॉर एक्सपीरियंस, L फॉर लैंग्वेज, P फॉर पिक्चर, S फॉर सिंबल। यानी ई का जो मीनिंग है, इसमें ई का मीनिंग है एक्सपीरियंस। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ERAC में C का क्या आशय है? तो ERAC में C से आशय कंसोलिडेशन से है और कंसोलिडेशन का हिंदी मीनिंग है निष्कर्ष। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी सरल है और यह प्रश्न सभी अध्यापकों को रटा होना चाहिए। कक्षा 4 का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? तो कक्षा 4 का प्रेरणा लक्ष्य है गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेना। कक्षा 4 का प्रेरणा लक्ष्य है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्रेरणा तालिका का प्रयोग किया जाएगा शिक्षण योजना बनाने में, TLM बनाने में या बच्चों की अधिगम प्राप्ति को दर्ज करने में? तो इसका सही उत्तर है कि प्रेरणा तालिका का उपयोग बच्चों की अधिगम संप्राप्ति को दर्ज करने में किया जाएगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सहज पुस्तिका में
क्या शामिल है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो सहज पुस्तिका में कहानी और कविताएं शामिल है। तो इसका उत्तर है कहानी और कविता, यानी इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका बताती है। तो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका दैनिक शिक्षण योजना के बारे में बताती है। इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, लिखित समृद्ध माहौल बनाने में उपयुक्त होता है, यानी लिखित समृद्ध माहौल बनाने में क्या उपयुक्त होता है? तो इसका पहला ऑप्शन सही है, विषय वस्तु को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। विषय वस्तु को समय समय पर बदलने से लिखित समृद्ध माहौल बनाने में उपयुक्त होता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्रेरणा सूची का उपयोग किया जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन है अधिगम संप्राप्ति का आकलन करने में, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण योजना बनाने में, तीसरा ऑप्शन है अभिभावकों को अवलोकन करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है शिक्षण योजना बनाने के लिए प्रेरणा सूची का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम सामग्री ऐसी हो। इसका पहला ऑप्शन है आकर्षक हो, दूसरा है आकर्षक हो तथा सीखने में मदद करे, तीसरा है शिक्षक के द्वारा बनाया हुआ कुछ भी। तो इसका सही उत्तर है शिक्षण अधिगम सामग्री ऐसी हो जो आकर्षक हो तथा सीखने में मदद करे। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, एक अच्छी कक्षा तब होगी जब बच्चे सुन रहे हो, अध्यापक बोल रहे हो, बच्चे प्रश्न कर रहे हो, अध्यापक उत्तर दे रहे हो, या बच्चे बोल रहे हो, अध्यापक देख रहे हो। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है कि एक कक्षा तभी होगी जब बच्चे प्रश्न कर रहे हो और अध्यापक उत्तर दे रहे हो। अगला प्रश्न क्या है, ARP का कार्य क्या है, यानी ARP एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का काम क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना, नंबर 2 निरीक्षण करना, नंबर 3 अनुश्रवण करना। तो इसका पहला ऑप्शन सही है कि ARP का कार्य है सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना। इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, एक आदर्श या अपेक्षित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टीचर टॉक टाइम होना चाहिए। पहला 100%, दूसरा 20%, तीसरा 80% और चौथा 50%। तो एक आदर्श अपेक्षित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टीचर टॉक टाइम 20% होना चाहिए। और यह इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न था। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।